नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। एग्रीजोन क्लासेस पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं पशु परिचर का कोर्स, जिसके अंदर हर टॉपिक का अच्छे से नॉलेज ले रहे हैं ताकि अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो। आपको अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो आप क्लास को शेयर कर दिया करें और बढ़िया से पढ़ाई करें, अपने नोट्स तैयार करें। अभी थोड़ा ही टाइम बचा है तो इसके अंदर अपने टोटल की टोटल क्लासेज है वो आपको मिलने वाली है। 80 क्लासेज आपकी रहने वाली है। 80 क्लासेज के अंदर आपका कंप्लीट मैटर हो जाएगा। मेरी क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, 20 से 25 मिनट के अंदर अंदर ही सल्टा देता हूँ। तो कम समय के अंदर शॉर्ट स्वीट एंड सुंदर चीज़ों सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें। साथ में ही घंटी वाला निशान है वो जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको जैसे ही क्लास अपलोड हो वैसे ही पता चल जाए। बाकी देखो, संसार जरूरत पर चलता है। अगर आपको जरूरत है और वो भी एक अच्छे कंटेंट की जिसमें कोई प्रकार की गलती ना हो और ऐसे कंटेंट की जो आपके एग्जाम में सफलता दिलाए, तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे। चलिए अपने बात करते हैं। आज का जो टॉपिक रहता है वो रहता है पशुपालन से संबंधित क्रांतियां, रिवॉल्यूशंस इन एनिमल हस्बेंड्री, जो कि बहुत सारे एनिमल हस्बेंड्री के प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया जिस टाइम जब कमी थी, और कमी थी तो उस टाइम क्रांति लाई गई और इसका प्रोडक्शन उत्पादन है उसको बढ़ाया गया। तो क्रांतियों के अंदर एनडीडीबी, एनडीआरआई, एनबीएजीआर, उसके बाद में अपने बात करें तो बहुत सारे कॉरपोरेशन की स्थापना हुई। तो इन क्रांतियों के बदौलत ही संभव हो पाया। क्या संभव हुआ सर? अपना पशुपालन के अंदर भी हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन गए और विश्व की सर्वाधिक पशुधन संख्या के अंदर अपने पहले स्थान पर आ गए। हम दूध उत्पादन में पहले स्थान पर आ गए और भी बहुत सारी चीज़ों के हम लगातार क्या कर रहे हैं, वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। तो पशु परिचर की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो अपनी एग्रीजोन क्लासेस एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप जब एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, लाइव टेस्ट के अंदर जाओगे, वहां पर आपको टेस्ट मिल जाएंगे। इसमें करीबन 100 टेस्ट रहने वाले हैं, जिसमें एक टेस्ट के अंदर 45 क्वेश्चन होंगे। उसका आपको पीडीएफ और वीडियो सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। मात्र इसका प्राइस रखा है अपन ने 199 रुपये। आगे देखो, पहली जो क्रांति आती है वो आती है लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन। लाल क्रांति जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लाल क्रांति है तो मांस का रंग लाल होता है। बाकी सभी पशुओं के मांस का रंग लाल होता है, परंतु मुर्गी के मांस का रंग सफेद होता है। लाल क्रांति का संबंध वैसे तो देखो मांस से भी है और टमाटर से भी है। किससे भी? मांस से भी है और टमाटर से ही है। लाल क्रांति है तो लाल ही पेन यूज करते हैं। लाल क्रांति का संबंध मांस उत्पादन से माना जाता है। वर्तमान में भारत में कुल कितना मांस उत्पादित होता है? तो 9.77 मिलियन टन मांस वर्तमान में भारत में उत्पादित हो रहा है। वर्तमान में भारत में कुल कितनी मांस की उपलब्धता है? तो 7.10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मांस की उपलब्धता है वर्तमान के अंदर, 2023 के डाटा के अनुसार। विश्व में भारत का मांस उत्पादन में 8वां स्थान है। कौन सा? 8वां स्थान है। भारत 8वीं पोजीशन पर स्टैंड करता है। भारत में सर्वाधिक मांस उत्पादन यूपी करता है। अब अपने से पूछे कि राजस्थान का मांस उत्पादन में स्थान कौन सा है? तो वो 12वां स्थान है। कौन सा स्थान है सर? 12वां स्थान है। अब देखो, राजस्थान है वो कुल भारत का कितना प्रतिशत मांस उत्पादन करता है? तो 2.46% मांस उत्पादन करने के साथ साथ ये 12वें स्थान पर है। भारत में सबसे ज्यादा मांस किससे प्राप्त होता है? तो पोल्ट्री से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है जी? पोल्ट्री, यानी मुर्गी पालन, बतख पालन, टर्की वगैरह वगैरह से, सबसे जिन पक्षी को आते हैं वो सारे के सारे पोल्ट्री में आते हैं। मांस में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन सी की कमी होती है। जितने भी पशु उत्पाद है उनमें सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो मांस में पाया जाता है। बकरी के मांस में पहला स्थान कौन से राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल का है। भेड़ के मांस में तेलंगाना का है और मुर्गी के मांस में महाराष्ट्र का पहला स्थान है।
केरा बीफ उत्पादन में भारत का क्या है सर? पहला स्थान। केरा बीफ क्या होता है? तो भैंसे का मांस होता है। आगे पढ़ेंगे। बकरी मांस में भारत का तीसरा स्थान है और मुर्गी के मांस में भारत का छठा स्थान है। याद रखिएगा, हमने पढ़ा भारत जो है वो विश्व में मांस उत्पादन में कहां पर स्टैंड करता है? 8वें स्थान पर। भारत में राजस्थान कौन से स्थान पर है? 12वें स्थान पर है। हमने पढ़ा कि केरा बीफ उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है, बकरी के मांस में तीसरा स्थान है और मुर्गी के मांस में छठा स्थान। हमने कहा कि बकरी का मांस सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है, भेड़ का मांस तेलंगाना में होता है और मुर्गी का मांस महाराष्ट्र में होता है। फिर हमने ये भी पढ़ा कि पशु उत्पादों में, पशुजन्य उत्पादों में सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होती है सर? मांस में होती है। सर्वाधिक प्रोटीन किसमें होती है? मांस में होती है। कितने परसेंट प्रोटीन होती है? 18 से 20% प्रोटीन होती है। बट जो कड़कनाथ होती है ना, कड़कनाथ जिसका मांस काले रंग का होता है, इसमें कितनी प्रोटीन होती है? 25% इसके मांस में प्रोटीन होती है। ये एक अपवाद है। फिर अपनी बात करें तो मांस का नामकरण भी अलग अलग होता है। जब मांस की बात चल रही है मीट की, तो वो अपने बात कर लेते हैं कि गाय का मांस क्या कहलाता है? तो बीफ कहलाता है। भैंस का मांस बफन कहलाता है। भैंसे का मांस केरा बीफ कहलाता है। बछड़े का मांस व्हील कहलाता है। बकरी का मांस चेवन, भेड़ का मटन, सुअर का पोरक, मुर्गी का चिकन कहलाता है। सुअर का नमकीन मांस बेकॉन कहलाता है। देसी मुर्गी का मांस टेंडर कहलाता है। घोड़ी का चेवलिन कहलाता है। हिरण का मांस वेंसन कहलाता है और खरगोश का मांस गेम कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। गाय का मांस बीफ, भैंस का मांस बफन, बकरी का मांस चेवन, भेड़ का मांस मटन, मुर्गी का मांस चिकन, देसी मुर्गी का मांस टेंडर, सुअर का मांस पोरक और सुअर का नमकीन मांस बेकॉन। गाय का मांस बीफ कहलाता है, पर बछड़े का मांस व्हील कहलाता है। भैंस का मांस बफन कहलाता है, पर अपने भैंसे का मांस जो होता है वो केरा बीफ कहलाता है। हिरण का मांस वेंसन कहलाता है। घोड़ी का मांस चेवलिन कहलाता है और खरगोश का मांस गेम कहलाता है। ये मांस के नामकरण है। आगे देखो, नेक्स्ट अपनी बात करते हैं। पहली क्रांति कंप्लीट होती है। मांस उत्पादन से संबंधित सारा डाटा, मांस उत्पादन से संबंधित सारी बातें आपको मैंने बता दी है। अब आता है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति, दूध का रंग सफेद होता है। किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से संबंधित है। आपसे पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी बेटा 1970 में। 1970 में। आपसे पूछे कि इसके जनक कौन थे, तो इसके जनक थे वो वर्गीज कुरियन जी थे। वर्गीज कुरियन जी इसके जनक थे। अब देखो, अपने से पूछे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो पहला स्थान है। आपसे पूछे कि दूध उत्पादन में विश्व में भारत पहले स्थान पर कब आया था, तो 1998 में आया था। फिर आपसे पूछे कि भारत में वर्तमान में दूध उत्पादन में पहला स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है। फिर आपसे पूछे कि भारत में वर्तमान में दूध उत्पादन में दूसरा स्थान किसका है, तो राजस्थान का है। फिर आपसे पूछे कि वर्तमान में अपने को सर्वाधिक दूध पशुओं की किस श्रेणी से मिलता है, तो संकर नस्लों से मिलता है। आपसे पूछे कि श्वेत क्रांति को सफल बनाने में किस संस्थान का सर्वाधिक योगदान था, तो वो किसका था? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी गुजरात का था। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध उपलब्ध है, तो वो 459 ग्राम दूध उपलब्ध है। कितना दूध होना चाहिए, तो आईसीएमआर कहता है कि 280 ग्राम दूध है वो प्रति व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए।
भारत में दूध उपलब्धता में प्रथम स्थान किसका है? पंजाब का। दूसरा किसका है? राजस्थान का। और तीसरे स्थान पर कौन है? हरियाणा है। आपसे पूछे कि दूध उत्पादन में 1951 से 2020 तक कितने गुना तक वृद्धि होगी है, तो 10 गुना तक वृद्धि हो गई है। 17 मिलियन टन दूध उत्पादित हुआ करता था 1950 के अंदर, और भारत में वर्तमान में 230 मिलियन टन दूध उत्पादित हो रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है। भारत में सर्वाधिक पशुधन कौन सा पाया जाता है? गाय। बट राजस्थान में पूछे तो कौन पाया जाता है? राजस्थान में बकरी सबसे ज्यादा होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन है सर? बकरी सबसे ज्यादा है। आपसे पूछे कि दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो पहले भैंस हुआ करता था, अब किसका हो गया है? गाय का। 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? तो भारतीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। 1 जून को हम क्या मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। जब सारे के सारे पशु दूध देने से बंद कर दे गर्मियों के महीने में, जून के अंदर, तब अपने क्या करते हैं सर? अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो मनाया जाता है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने बात आती है श्वेत क्रांति में कि राज्यवार दूध उत्पादन 2023 में प्रतिशत प्रथम कौन सा स्थान किसका था? तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश भारत का 15.27% दूध उत्पादित करता है। 15.27% दूध उत्पादित करता है। राजस्थान 14.47% दूध उत्पादन करता है पूरे भारत का। वर्षवार दूध उत्पादन की बात करें तो 2021 में 210 मिलियन टन था, 2022 में 221 मिलियन टन था, और 2023 में 230 मिलियन टन दूध उत्पादित हो रहा है। भारत में वर्षवार दूध उपलब्धता की बात करें तो 2021 में 427 ग्राम था, 427 ग्राम उपलब्धता थी। अब 2022 में 444 ग्राम दूध उपलब्धता थी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। वो बढ़कर कितनी हो गई है? 459 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता हो गई है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा। जब श्वेत क्रांति की बात आती है तो एनडीडीबी का पहला स्थान आता है। एनडीडीबी जो है उसकी स्थापना 1965 में हुई थी। स्थापना किसने की थी? तो संस्थापक थे वर्गीज कुरियन जी। वर्गीज कुरियन जी को हम किस नाम से जाना जाता है? मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एनडीडीबी जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था? आनंद गुजरात में। तो इसीलिए इन्हें आनंद गुजरात को अपने क्या कहते हैं सर? इसे मिल्क सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर? मिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। वर्गीज कुरियन जी का जन्म 26 नवंबर को हुआ था, जिसको अपने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1921 को इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? केरल राज्य में हुआ था। वर्गीज कुरियन जी का जन्म दिवस भारत में दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। ये 1921 से 9 सितंबर 2012 तक इस दुनिया के अंदर रहे और बहुत सारे काम है वो करके गए। भारत को दूध में आत्मनिर्भर है वो बना के गए, है ना। तो देखो काम आपके याद रहते हैं, कर्म आपके याद रखे जाते हैं। आदमी से किसी को कोई लेना देना नहीं होता है। आपके जो काम हैं वो हमेशा ही याद इस संसार के अंदर रखे जाएंगे। तो बढ़िया काम करनी चाहिए। श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है उसके अंदर देखा जाए गहन पशु विकास कार्यक्रम, इस में पहली संस्था जो सर्वाधिक योगदान देने वाली संस्था थी वो एनडीडीबी थी। उसके बाद में गहन पशु विकास कार्यक्रम भी इसमें अच्छा खासा योगदान किया। यह कार्यक्रम 1964-65 में शुरू हुआ। देसी नस्लों के विकास, उसके उन्नतीकरण पर कार्य किया गया। फिर आता है आरसीडीएफ, इसे कहते हैं राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1977 में हुई। कहां पर हुई? जयपुर में हुई, जिसका 2 साल बाद में नाम परिवर्तन कर दिया गया और इसको बना दिया गया राजस्थान डेयरी निगम। कब? 1975 में। जो राजस्थान डेयरी निगम बना था इसको ही क्या किया गया था सर? इसको ही चेंज करके क्या बनाया गया था? राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, और ये अब तक कार्य करता है।
तो सबसे पहले अपने याद रखना है बेटा कि राजस्थान डेयरी निगम की स्थापना 1975 में हुई थी और इसका नामकरण किया गया था 2 वर्ष बाद 1977 के अंदर, किसको स्थापित करके? आरसीडीएफ को स्थापित करके। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1970 के अंदर हुई थी। ये भी श्वेत क्रांति के अंदर योगदान देने वाली अपनी संस्था थी। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड का सर्वाधिक योगदान रहता है श्वेत क्रांति के अंतर्गत। ऑपरेशन फ्लड या बिलियन लीटर आइडिया है वो किसने दिया था? वर्गीज कुरियन जी ने दिया था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 3 चरणों में चला। पहला चरण 1970 से 1980 कितने साल का था? 10 साल का ये चरण था। फिर द्वितीय चरण 1981 से 85 5 साल का ये चरण था। और फिर तृतीय चरण 1986 से 96 जो कि 10 साल चला। आपसे पूछे कि सर्वाधिक विकास किस चरण में हुआ? सर्वाधिक विकास जो है वो तीसरे चरण में हुआ, क्योंकि भारत जो है वो 1998 में क्या हुआ था? विश्व में प्रथम स्थान पर आया था। विश्व में प्रथम स्थान कब हासिल किया था? 1998 में। और वर्तमान तक ये क्या है? अपने पहले स्थान पर काबिज है। तो देखो ये कह रहा है कि 1950 में दूध उत्पादन कितना था? 17 मिलियन टन दूध उत्पादन था। पर अब 2023 के अंदर कितना हो गया है? 230 मिलियन टन दूध उत्पादित हो गया है। श्वेत क्रांति की सफलता का मेन कारण कौन सा था? मेन कारण था ऑपरेशन फ्लड, जो कब शुरू हुआ था? 1970 के अंदर। श्वेत क्रांति की शुरुआत भी ऑपरेशन फ्लड के लॉन्चिंग के टाइम को ही माना जाता है। आगे देखो, नेक्स्ट आता है अमूल। अमूल भी एक विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेशन है जो सफल हुआ। सबसे सफल कोऑपरेटिव्स के अंदर इसका स्थान आता है। अमूल जो है वो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड, जिसे कहते हैं गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, इसकी फुल फॉर्म होती है GCMMF के नाम से ये जाना जाता है। और जैसे कि आरसीडीएफ का ब्रांड नाम क्या था? हमने कहा कि आरसीडीएफ जो था उसका ब्रांड नाम देखो सरस है। आरसीडीएफ का ब्रांड नाम क्या है? सरस है। सरस का दूध कौन वितरित करता है? आरसीडीएफ। वैसे ही अमूल जो है वो अमूल एक ब्रांड है, और ये ब्रांड किसका है? तो GCMMF या गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड या गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, कई बार इसका पूरा नाम पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। और ये क्या है? तो भारतीय डेयरी सहकारी समिति है। यह कहां पर है? तो आनंद गुजरात में स्थित है। इसका प्रबंधन कौन करता है? तो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ लिमिटेड GCMMF द्वारा किया जाता है, जो गुजरात में लगभग 3.6 मिलियन दूध उत्पादकों के संयुक्त स्वामित्व में है। तो याद रखना कि ये सहकारी समिति है, इसका कोई एक मालिक नहीं है। इसका 3.6 मिलियन जो दुग्ध उत्पादक किसान है वो ही इसके मालिक हैं। कोऑपरेटिव सब मिलकर चलाते हैं। तो श्वेत क्रांति के अंदर हमने बहुत सारी चीजें हैं वो सीखी। आगे बात आती है 3 नंबर, रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन का। सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो अंडा उत्पादन से है। किससे है? अंडा उत्पादन से। आपसे पूछे कि इसकी माता होती है, बेटा इसकी जनक नहीं है, इसकी माता है, मदर है, तो वो मदर कौन है? तो आपका जवाब होगा कि इसकी मदर जो है वो श्रीमती इंदिरा गांधी है। कौन है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी इसके क्या हैं? वो माता जी माने जाते हैं। वर्तमान में भारत में कुल अंडा उत्पादन कितना है? तो 138.38 बिलियन अंडा उत्पादन हो रहा है। सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन
आंध्र प्रदेश में होता है, इसलिए आंध्र प्रदेश को पोल्ट्री कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वर्तमान के अंदर अगर देखा जाए तो वर्तमान में भारत के अंदर भारत में कुल कितना प्रति वर्ष अंडा उपलब्धता है वो मानी जाती है, तो कितनी है सर? 101 अंडों की उपलब्धता है। वहीं पर राजस्थान की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ कितने अंडों की उपलब्धता है? 34 अंडों की उपलब्धता है। आपसे पूछे कि भारत में अंडा उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो 13वां है। राजस्थान भारत के कुल अंडा उत्पादन में केवल कितने % का योगदान देता है? सिर्फ और सिर्फ 2% का योगदान देता है। अब आती है बात चौथी, धूसर क्रांति की। धूसर क्रांति जिसे अपने ग्रे रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है, किससे संबंधित है? तो ऊन उत्पादन से संबंधित मानी जाती है, वूल प्रोडक्शन से मानी जाती है। इसका संबंध जो है वो ऊन उत्पादन रहता है। विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहां पर हो रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो रहा है। भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 9वां स्थान है। कौन सा स्थान है जी? 9वां स्थान है। भारत में कुल ऊन उत्पादन 33.61 मिलियन किलोग्राम है, वो हो रही है। भारत में सर्वाधिक ऊन उत्पादन कहां पर होता है? तो राजस्थान का पहला स्थान है, जम्मू कश्मीर का दूसरा है और तीसरा स्थान है वो गुजरात का है। भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना है? तो 47.98% का योगदान है वो राजस्थान का रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अपने देखा जाए धूसर क्रांति के अंदर, तो भारत में प्रति पशु औसत ऊन उत्पादन कितना होता है? तो भेड़ से 2 किलोग्राम ऊन है वो प्रति वर्ष एवरेज अपने को मिलती है। इसमें अपने अलग अलग है, जैसे कि जो अपना नर वयस्क होता है, मैच्योर या एडल्ट मेल की बात करें तो वो 2.09 किलोग्राम ऊन उत्पादित करता है। ईव या जो भेड़ होती है मादा जो है वो लगभग 1.77 किलोग्राम ऊन उत्पादन करती है। जो छोटा बच्चा होता है लैम्ब या उर्निया, वो कितना उत्पादन करता है? तो 0.93 किलोग्राम तक ऊन उत्पादन उससे भी होता है। भारत में प्रति पशु औसत ऊन उत्पादन कितना है? 2 किलोग्राम। भेड़ से एक वर्ष में कितनी बार ऊन प्राप्त करते हैं? तो 2 बार। ऊन के बाल केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। क्या बनना होता है सर? केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। बाल तो हमेशा ही प्रोटीन केराटिन से बने होते हैं। सर्वाधिक महीन ऊन किसके मिलती है? तो मेरिनो की मिलती है। राजस्थान की मेरिनो चोकला को कहते हैं, भारत की मेरिनो भी चोकला को ही कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक महीन ऊन किससे प्राप्त होती है? तो वो चोकला से प्राप्त होती है। राजस्थान में सर्वाधिक महीन ऊन किससे मिलती है? तो चोकला से मिलती है। इसके बाद में अपने देखा जाए तो नेक्स्ट आता है कि भारत में काली ऊन के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? शाहाबादी नस्ल प्रसिद्ध है। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ कालीन ऊन पुगड़ और मगरा से मिलती है। दोनों ही नस्ल बीकानेर की है। दोनों ही नस्लें कहाँ की है? बीकानेर की। विश्व में सबसे ज्यादा ऊन उत्पादन किससे होती है? मेरिनो नस्ल से होती है। मेरिनो नस्ल जो है वो इस प्रकार की होती है, 5 से 9 किलोग्राम इससे ऊन प्राप्त होती है। इसकी गर्दन के पास बहुत सारे स्किन में फोल्ड पाए जाते हैं। अगर हम अपने इसको हटा कर देखें तो भी देखो कितना ज्यादा दड़ है इसका, अपने मोटाई है वो ऊन की बहुत ज्यादा रहती है, महीन ऊन होती है और बेस्ट ऊन होती है। पुल्ड ऊन या पेल्ट खींच कर जो प्राप्त करते हैं, देखो भेड़ों में छोटे बच्चों को, मेमनों को मारकर अपने क्या प्राप्त करते हैं? ऊन प्राप्त करते हैं, जिसे पुल्ड ऊन या पेल्ट होता है। ये पेल्ट कराकुल भेड़ की नस्ल से प्राप्त किया जाता है। फिर देखो बकरी से ऊन उतारना क्या कहलाता है? बकरी से ऊन उतारना, भेड़ से ऊन उतारना सियरिंग होता है, बट बकरी से ऊन उतारना क्लिपिंग कहलाता है। भेड़ के वक्ष के पास से, यहां से अगर ऊन उतारते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्रंचिंग कहते हैं। अगर भेड़ के सीसन के पास से ऊन उतार रहे हैं तो उसे रिंगिंग कहते हैं। भेड़ के सीसन के पास से ऊन हटा रहे हैं तो उसे रिंगिंग कहते हैं। भेड़ अंधी न हो जाए, आंखों के पास से ऊन उठाते हैं, उसे आइंग कहते हैं। क्या कहते हैं जी? आइंग कहते हैं।
भेड़ से उतारी गई एकल जो परत होती है इसे क्या कहते हैं? इसे फ्लीज बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? फ्लीज बोलते हैं। भेड़ के शरीर से अपने एकल परत जो उतारते हैं उसे क्या कहा जाता है? फ्लीज कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप सबने इस चीज को सीखा होगा और अपने पशु परिचर का कंप्लीट कोर्स है वो करने जा रहे हैं, जिसमें सारे के सारे अपडेटेड डाटा है और नो मिस्टेकन डाटा है, जिसको आप बहुत बार चेक करके, बहुत बार इसकी जांच करके ये डाटा आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अंतिम बार इसी का आपको अध्ययन करना है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।